आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रही है। कम उम्र में ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और मानसिक तनाव जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। और इन्हीं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों पर समय चक्र टाइम्स के संपादक राकेश कुमार ने डॉक्टर के सावलानी से खास बातचीत की। डॉक्टर के सावलानी किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। आइए जानते हैं उनसे कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर किस तरह गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और आज के समय में लोगों को अपनी सेहत को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर के सावलानी साहब। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय एशिया के प्रमुख संस्थानों में से माना जाता है और हर प्रोफेसर का सपना होता है किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में सेवा देना। हर तीसरा मरीज यहाँ आता है और ये उम्मीद लेके आता है कि हम केजीएमयू चल रहे हैं, हम ठीक होते जाएंगे और एक अच्छा खासा का अनुभव रखते हैं डॉक्टर सावलानी साहब। और मुझे जहां तक जानकारी है यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण की है, इस या यूं कह लीजिए कि लंबा अनुभव। इसी क्रम में मैं अपने पाठकों के लिए डॉक्टर सावलानी साहब से जानना चाहेंगे सर कि आप डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के अनुभव भी है, प्रोफेसर तो ही हैं आप, एक लंबी प्रक्रिया है इसके बाद। सर, इस विभाग को और अधिक विकसित करने के लिए और अच्छा हो जाए, संस्थान का नाम और अच्छा ऊंचाई पर उठा जाए, इसके बारे में सर आपसे नमस्कार। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है मेडिकल की एमबीबीएस वो भी इसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से ही है। जी जी। उसके बाद फिर मैं कुछ देर यहाँ कार्यरत रहा और उसके बाद फिर यहाँ फैकल्टी में अपॉइंट हो गया और पहले और अब में तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। हमारे पास ऑलरेडी कई सुविधाएं हैं, जैसे हमारे पास 12 बेड का आईसीयू है और इमरजेंसी विभाग में भी आईसीयू है जिसमें सारे बेड वेंटिलेटर से बेड हैं और साथ ही हमारे विभाग में डायलिसिस की भी सुविधा है और आईसीयू में भी और भी काफ़ी सारे नए उपकरण और मशीनें आ गई हैं जिससे कि मरीज का इलाज सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके साथ ही साथ वार्ड में भी अब काफ़ी मॉनिटर और हाई डिपेंडेंसी वार्ड है जिसमें कि वेंटिलेटर लगा दिए गए और ये हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर आतम साहब, जो वीरेंद्र आतम जी, उनका सपना रहा है कि विभाग को थोड़ा और विकसित कर दें। तो कुछ नई मशीनें और कुछ नए उपकरण भी आ रहे हैं और साथ ही ये भी बता दें कि हमारे यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी एंडोस्कोपी और ईआरसीपी की सारी सुविधाएं और सारे इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे विभाग में एक इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट भी शुरू हो गया है जिसमें कि अब 4 लोगों का डीएम भी बच्चे आ चुके हैं, उनको डीएम की पढ़ाई भी होगी। प्रमुखता विभाग में एमडी की पढ़ाई होती है, काफ़ी 28 सीटें हमारे पास, लेकिन पिछले 2 वर्षों से 4 सीटें डीएम की भी आ गई। तो विभाग ने इस मामले में काफ़ी तरक्की कर ली है और ये आशा करते हैं कि हमारे विभागाध्यक्ष जो अभी प्रेजेंटली डॉक्टर वीरेंद्र आतम जी हैं और आगे जो भी होंगे उनके मार्गदर्शन में आगे और हम लोग अपनी ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये बढ़ाएंगे ताकि और भी मरीजों का इलाज बड़े सुचारू और सही ढंग से हो सके। सर, ऐसा प्रायः माना जाता है कि लगभग बीमारियां जो आप सबसे पहले माने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति पेशेंट आएगा सबसे पहले आप ही को देखना पड़ता है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज है, हार्ट से संबंधित काफी चीजें हैं, मौसम बदलता है, उसमें इन सब बीमारियों के जो लक्षण हैं इनको कैसे बचा जाए, जो आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। ये तो आपने देखा ही होगा कि ये बड़ा अच्छा बात की आपने कि विश्व कल 17 मई शनिवार को, मतलब 17 मई को हर साल हम लोग विश्व रक्तचाप दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और ये 17 मई को इस बार है। तो जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर के अपने तो कुछ लक्षण हो सकते हैं ज़्यादा बीपी बढ़ने से, जैसे आपको अनिद्रा हो रही है, बहुत थकान लग रही है या पीछे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है सबसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है और आपको कोई लक्षण नहीं भी हो सकता है। तो ये एक विकट समस्या और ज़्यादातर मरीजों में लक्षण नहीं होता है और बीपी उनका बढ़ा रहता है, इसीलिए बीपी की बीमारी को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि पता ही नहीं लग पाता बीपी ज़्यादा है और फिर शरीर पे कोई ना कोई उससे नुकसान हो जाता है। जहाँ तक बात शुगर की करें तो शुगर का भी यही हाल है कि अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो आपको कोई लक्षण उसमें आ जाएंगे,
जो मानता टाइप 2 डायबिटीज होता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा या शुरुआती स्थान में भी है तो हो सकता है आपको कोई लक्षण ना हो। तो प्रमुखतः ये बीमारियां अब आम हो गई हैं। आपने देखा होगा हर दूसरे चौथे व्यक्ति को परिवार में या अड़ोस पड़ोस में बीपी है या शुगर है। तो अब ये मानना है सबका, और सारी जितनी गाइडलाइन है सभी विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर 30 साल उम्र हो गई है आपकी, 30 ईयर्स एज हो गई है, तो एक बार कम से कम आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच जरूर करवा लें। क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में से पकड़ लिया गया तो कम से कम कुछ आप प्रिकॉशन लेके या जीवन शैली में परिवर्तन करके या अगर दवा की आवश्यकता हो तो वो लेके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी तो आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। सर, इसी क्रम में मैं एक अहम सवाल है हमारा। केजीयू में आपने शिक्षा भी ग्रहण की, अभी आपने बताया भी, और उसमें सेवाएं भी दे रहे हैं। एक यादगार पल होगा इन सबके बीच इस सेवा के दौरान, स्टूडेंट लाइफ में, उस पर सर प्रकाश डालें, पाठकों कम से कम जान सकें। देखिए, यादगार पल तो कई होते हैं सर। इसमें तो ये रहता है, अब यादगार पल आपकी ये कह लीजिए कि एकेडमिक जो करियर है या एडवांसमेंट है उसको लेकर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मरीज कोई आ रहा है और मरीज को ठीक कर रहे हैं, तो उसके बाद जो खुशी और जो संतोष प्राप्त होता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे मरीज आते हैं। मुझे याद है माता जी आई थी बहुत बढ़िया, उनका एक छोटा सा लड़का था 15-16 साल का, और परिवार में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पास कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं था। जी जी। और उनको एक बीमारी हो गई थी GBS, जिसको हम गुलियन बारे सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हाथ पैर में एक तरह से लकवा मार जाता है। जी जी। और अकेली माता जी बेचारी, जो जितना भी पढ़ी लिखी थी वो, बहुत ज़्यादा उनकी शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की थी, और आके उन्होंने बताया भाई हमारे आदमी भी नहीं है। और ये अच्छा है कि सरकार ने कई व्यवस्था कर दी है, लेकिन उनके पास ना आयुष्मान कार्ड था ना कुछ था। तो कॉलेज में हमारे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास कुछ नहीं है और जिसकी आय बहुत अच्छी नहीं है, उसको हम लोग एक विपिन कैटेगरी होता है उसका फॉर्म भर के MS से बात करके पैसे की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। जी जी। तो उसमें भी मेडिकल स्टूडेंट और VC सर से बात करके उनका विपिन फॉर्म भरा गया, पैसा आ गया। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि नसों की कमजोरी इतनी बढ़ गई, उन्हें ICU की आवश्यकता हुई, क्योंकि सांस के मांसपेशी भी इसमें ग्रसित हो जाती है। तो उनको हमें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। तो बच्चा 16-17 साल का अकेला वेंटिलेटर पे, खाली माता जी, घर में और कोई नहीं, गांव के 1-2 लोग आते थे चले जाते थे, और माता जी बस यही दुआ करती थी भाई इकलौता बच्चा हमारा किसी तरह बच जाए। ये हम लोग भी जानते थे बीमारी गंभीर है और बच्चा वेंटिलेटर पे है। खैर कोशिश की गई, सब इंतजाम इधर उधर से मिला के, कुछ संस्थाओं से बात करके कुछ पैसे का इंतजाम कराया गया। एक महंगा इंजेक्शन इसमें आता IVIG, वो भी कुछ संस्थाओं से बात करके उसका इंतजाम किया गया और 5 दिन उनको लगाया गया और इलाज चला, और बच्चा ICU में कम से कम 1.5 महीने रहा वेंटिलेटर। जी जी। और 1.5 महीने बाद फिर जाके हमने उसका वेंटिलेटर निकाल पाए और बच्चे के हाथ पैर कुछ चलना शुरू हुए। तब उनके माता जी के चेहरे पे जो खुशी थी, हाँ, वो भावुक पल था। और वो जो हम लोग को भी जो खुशी प्राप्त हुई, उस पल को बयान नहीं किया जा सकता। सर, आपने बहुत अच्छा तो जो है, तो वो जो चीजें हैं ना, ये चीजें जो संतोष देती हैं, इसके आगे फिर बाकी जो भी एडवांसमेंट, जो भी आपकी डिग्री है, वो कोई माने नहीं रखती। तो ऐसा ये जो है, बच्चा फिर उसके बाद उन्होंने घर भेज दिया। जब उसके 2-3 महीने बाद खुद चलता हुआ आया बिल्कुल, तो उसको एक बार तो हम लोग पहचान भी नहीं पाए। जब आके बैठा हो तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं ये हूँ, ये। तब माता जी को देख के हमने पहचाना, ये तो वही बच्चा है। अपने आप में बड़ी खुशी। हाँ, तो ये ऊपर वाले की दया से, मतलब सब तो देखिए, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर को भगवान लोग कहते जरूर है, लेकिन भगवान तो ऊपर बैठा है, हमारा काम है प्रयास करना। जी जी। नतीजा जो है अब इस केस में हम लोग का नतीजा ऊपर वाले की दया से बड़ा अच्छा निकला, तो हम लोग को बड़ी खुशी प्राप्त हुई और माता जी बड़ी खुश होकर गई। बच्चा भी जो है एकमात्र सहारा उनका था। जी जी। उनके लिए सबसे बड़ा जीवन ही और सभी कुछ वही था। तो वो चीजें हैं, ऐसे पल जो हैं, ये हम लोग को याद रह जाते। जी जी। डॉक्टर साहब ने अभी आपने सुना कि बहुत अच्छी, बहुत खास, जो जीवन में एक अहम पल होते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को जो करने के बाद जो खुशी प्राप्त हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विदारक घटना थी। इसी क्रम में सर एक जुड़ा हुआ सवाल है कि कई संस्थानों में अधिकतर ये देखा जा रहा है, पूरे एशिया में ये लगभग ये घटनाएं घट रही, पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच बेहतर संबंध किस तरीके से आप स्थापित हुए, जो नई पीढ़ियां हैं, और आप एक लंबा अनुभव रखते हैं इसमें से, इसके बारे में सर अपना आशय। ये महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन देखिए क्या होता है कि ये जैसे जैसे अस्पताल बढ़ रहे हैं,
यहाँ सुविधाएं सरकार कोशिश तो कर रही है कि सब जगह हो जाए, लेकिन हमारे जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो उसी तरह बढ़ रही है, तो उसके अनुपात में ये सुविधाएं अभी भी कई जगह पूरी तरीके से नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार मरीज और डॉक्टर में ये हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि जब डॉक्टर यहाँ पढ़ाई के लिए आए तो उसको शुरुआती कुछ दिनों में उन्हें यही शिक्षा दी जाए कि मरीज से कैसे बात करनी है जी 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 और कैसे व्यवहार करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर दिक्कत ये होती है जब मरीज और डॉक्टर थोड़ा आपस में दोनों तरफ से ही कुछ ये ना मालूम हो कि कैसे बात की जाए, क्या व्यवहार जाए, तो बात बिगड़ जाती है। जी और बच्चे भी, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ वर्कलोड तो काफ़ी है ही है, तो दिन भर कार्य करते हैं, ओपीडी भी करते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं, और ड्यूटी के बीच में कई बार उनको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि मरीज से वो बहुत ज़्यादा बात कर पाए। तो मिली जुली जिम्मेदारी होती है डॉक्टरों की और सीनियर डॉक्टर की, मरीज से बात करके उसे बीमारी समझा दी जाए और इसका क्या परिणाम होंगे या क्या हम सोच रहे हैं बता दिया जाए। ज़्यादातर केसेस में ये किया भी जाता है, पर कभी कभी ये हो सकता है कि मरीज के को समझने में दिक्कत हुई, या क्या होता है कि रिश्तेदार बदल जाता है। आज मरीज के साथ पिताजी हैं तो कल उसका बेटा आ जाता है, परसों क्या होता है कोई और आ गया, तो बार बार वो प्रश्न करने और बार बार समझाने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। एक ही अटेंडेंट रहे तो सब बताया जा सकता है। जी जी तो हम लोग कोशिश यही करते हैं डॉक्टर से, देखो मरीज आया तो आपका काम है उसको बीमारी के बारे में ठीक से बताना और समझाना क्या उपलब्ध है, और व्यवहार अच्छा करेंगे तो मरीज भी खुश रहता है। जी आधी बीमारी उसकी उसी से ठीक हो जाती है, जी वो भी कई जगह से परेशान होकर यहाँ आया है। जी जी तो ये हमारे यहाँ एक व्यवस्था है और प्रक्रिया है कि नए जब बच्चे आते हैं तो उन्हें हम लोग समझाते हैं कि भाई अपना व्यवहार थोड़ा ऐसा रखिए और मरीज से ठीक से बात करिए, और आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो अपने सीनियर को बताइए, वो उत्तर देगा, और सीनियर भी नहीं बता पा रहा है तो अपने कंसल्टेंट को बताइए, सीनियर डॉक्टर को, वो मरीज से बात करेंगे या उन्हें हमारे पास भेज दीजिए, जी तो हम लोग उन्हें समझाएंगे। लेकिन ये घटनाएं हमने देखा काफ़ी हो रही हैं, और इसमें हर समय डॉक्टर गलत नहीं होता है, मरीज भी कभी कभी आके बहुत ज़्यादा हाँ, जी। उपेक्षा करते हैं भीड़ भाड़ में कि उन्हें तुरंत देख लिया जाए, उन्हें तुरंत अटेंड कर लिया जाए। तो यहाँ क्या होता है, प्राथमिकता के आधार पर देखना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी में जो ज़्यादा गंभीर है उसको पहले देखना पड़ता है, जो थोड़ा ठीक लगता है उसका राउंड बाद में भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो मरीज लोग अपने स्तर पे बात समझ नहीं पाते हैं, तो कई बार वो भी उग्र हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो थोड़ा कहासुनी हो सकती है। लेकिन कोशिश यही की जाती है भाई ऐसी घटनाएं ना हो, और होनी भी नहीं चाहिए। तो जहाँ तक डॉक्टरों की ट्रेनिंग का सवाल है वो तो है ही है। मैं मरीज उनके रिश्तेदारों से भी अनुग्रह करूंगा कि अस्पताल जाते हैं तो कृपया आराम से बात करें, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन बहुत शीघ्रता से कभी कभी आपको उस समय वो जवाब नहीं मिल सकता है, थोड़ी देर बाद जरूर आपको डॉक्टर समझाते हैं, तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी। उनको भी समझना चाहिए डॉक्टर भी इंसान है, मरीज तो परेशान है, वो अपनी परेशानी से, सब लोग परेशान है, रिश्तेदार कि पैसा अलग लग रहा है, टाइम नहीं है, बीमारी अलग है, उनकी परेशानी अपनी जगह है। लेकिन ये समझ आइए डॉक्टर भी अकेले एक इंसान ही है, वो भी अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम कर पाएगा। आपका काम हो जाएगा लेकिन थोड़े समय से हो जाएगा, तुरंत काम करना अगर बहुत सीरियस पेशेंट नहीं है तो बहुत आवश्यकता भी नहीं होती। सर इसी क्रम में अपने पाठकों के लिए मैं जानकारी चाहूंगा सर कि कोई पुस्तक आपने लिखा या फिर लिखने की ये योजना है भविष्य में? पुस्तक ऐसा है कि 2-3 हम लोग लिखी। एक तो हमारी मेडिसिन की पुस्तक चलती है जो कि डेंटल स्टूडेंट्स के लिए है, मेडिसिन किताब, जो हमारे यहाँ प्रोफेसर ए के त्रिपाठी जी थे मेडिसिन विभाग में, उनके साथ मिलकर उन्होंने पुस्तक लिखी थी, और इसके 4 एडिशन आ भी चुके हैं। ये 2002 में प्रथम संस्करण निकला था, उसके 4 संस्करण निकल चुके हैं और 5वें संस्करण पे काम हो रहा है, जो कि अभी आज है। जी जी एक हम लोगों ने फैमिली मेडिसिन की पुस्तक भी लिखी है, इसका पूरा मेडिसिन का सेक्शन कि फैमिली मेडिसिन में मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री प्रजनन प्रसूति योग और ये बाल विभाग सबके चैप्टर की आवश्यकता होती है। तो जो मेडिसिन वाला भाग था उसका भी जो पूरा विभाग था वो हम ही लोगों ने लिखा, मेडिसिन वालों ने। और तीसरा एक केजीएमयू की शॉर्ट केसेस की किताब छपी थी, उसमें भी मेडिसिन विभाग से हम लोग का और कुछ और शिक्षकों का योगदान रहा है। जी जी और भविष्य में कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 पुस्तकें और लिखी जाएं, जो खासकर 2-3 विषय आप बता रहे हैं कि मरीज और डॉक्टर का व्यवहार, जी जी ये बहुत जरूरी है। या दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि मरीज जब इन्वेस्टिगेशन या जांचों पर ज्यादा निर्भर रह गए हैं बजाय आला लगा के, और जो पहले कला थी कि मरीज से बात करके नाड़ी देख के और मरीज को देख के हाथ लगा के सब समझ आया जाए, वो चीजें अब कम होती जा रही है। इसको हम लोग क्लिनिकल स्किल कहते हैं। जी जी तो क्लिनिकल स्किल और एग्जामिनेशन पे कुछ लिखने का विचार है, और अगर आगे समय मिलेगा तो उसकी भी शीघ्र एक हम लोग किताब लिखेंगे उस विषय पर।
सर आखिरी सवाल है कि आने वाली पीढ़ियां जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे सर? ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो यही देना चाहेंगे कि अब दिक्कत ये हो गई है कि आपने भी देखा होगा हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि एमबीबीएस के बाद हमको फिर परीक्षा देनी है एमडी के लिए, और एमडी के बाद फिर परीक्षा देनी है डीएम के लिए, जी और डीएम के बाद तो अब प्रक्रिया ऐसी हो गई कि जब एमडी में बच्चा आता है तो ये सोचता है कि अब हमें परीक्षा देनी है पीजी के लिए, जी और पीजी की परीक्षा सिर्फ थ्योरी होता है। आपने देखा सारे प्रश्न आते हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए चाहे जो आए, तो बच्चे क्या करते हैं, सारा ज्यादातर थ्योरी पे ध्यान देते हैं। और एमडी में भी यही होता है कि उन्हें लगता है हमको डीएम की परीक्षा देनी है, तो वो भी डीएम की परीक्षा भी थ्योरी पे ही होती है, तो खाली थ्योरी पढ़ते रहते हैं। संदेश मेरा ये है कि जहां जहां जो भी बच्चा एमडी डीएम कर रहा है, तो ये जरूर है कि थ्योरी के साथ साथ वो मरीज पे भी देखे, मरीजों को अच्छी तरह देखे, क्यों जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो मरीज देख के ही आएगा। किताब पढ़ने से, किताब में तो सब पढ़ लेंगे वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि हर मरीज अलग होता है। किताब में तो बीमारी एक लिखी रहती है, लेकिन जब मरीज आएगा तो पता लगेगा उसको मलेरिया भी है, उसके गुर्दे में भी दिक्कत है, उसको मलेरिया, उसको डायबिटीज भी है, उसको मलेरिया, उसको ब्लड प्रेशर भी है। किताब में तो सिर्फ मलेरिया अलग लिखा है, ब्लड प्रेशर अलग लिखा है। तो जब आप मरीज देखते हैं तो आपको मिलजुल के हर व्यक्ति, हर मरीज अलग होता है, तो उसकी क्या दवा देनी, उसमें क्या जांच करनी, ये आप तभी सीख पाएंगे जब अपना समय वार्ड में और मरीज देखने में व्यतीत करें। थ्योरी पढ़िए बैठ के, वो तो अपनी जगह है ही, आपको परीक्षा देनी है, लेकिन वो किसी कीमत पे अपने प्रैक्टिकल समय को नष्ट करके नहीं पढ़ना है। ज्यादा से मरीज देखने, प्रैक्टिकल करने पे काम है, फिर जो समय थ्योरी पढ़िए तो वो ही आगे काम आएगा। जब आप डिग्री कर लेंगे तो आपको मरीज ही देखना है, फिर आपका थ्योरी किसी काम नहीं आना। तो यही मैं कहूंगा कि सब लोग, चाहे एमबीबीएस के छात्र हों चाहे एमडी के छात्र हों, वार्ड में ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करें कि मरीजों को देखें, उसको सीनियर कंसर्न डिस्कस करें और उसमें अपना देख के अपना उस बारे में सीखें। वो ज्ञान आपको जिंदगी भर रहे। जो थ्योरी पढ़ा वो तो थोड़े समय बाद गायब हो जाए। जी जी हम लोगों ने इंटरमीडिएट में सबने विज्ञान, साइंस, गणित सब पढ़ा, हमें कितना आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल किया होगा वो थोड़ा बहुत आपको अभी भी याद होगा। जी जो चीज आपने देख ली वो स्मृति में चली जाती है। अभी मरीज हमने देख लिया तो हमारी स्मृति में चला जाता है कि ऐसा, जैसे अभी आपने घटना पूछी तो पूरे मरीज की मैंने आपको बता दी कैसे आया था, क्या आया था। तो जो देखा वो आपके मस्तिष्क में रह जाता है, जो आप पढ़ते हैं वो गायब हो जाएगा। वो तो एक रट्टा मारना, रट रट के पढ़ लिया, कुछ समय बाद स्मृति से वो गायब होना ही होना है, उसको जिंदगी भर नहीं याद रखा जा सकता। लेकिन जो चीज आप देख लेते हैं आपकी स्मृति में चली जाती है। सर एक मैं अपने लिए भी और अभी आ रहे तो कहा भी इसके क्रम में, सर इतनी बिजी लाइफ आपकी है, मैंने बहुत देखा पूरे 3-4 साल से, मैं 4-5 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। कभी हमें लगा नहीं जो हम पहले देखे थे ठीक अच्छा वो इसी हैं, और हम लोगों के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। तो लाइफ अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? फिट रखने का तो यही है भाई, अब कि खान पान समय से खाइए, थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकाल लीजिए, और तनाव से दूर रहिए। ज्यादा मोबाइल, ज्यादा टीवी का इस्तेमाल ना करें। तो टीवी और मोबाइल देखने की आदत से फिर आप देर में रात तक जागते हैं। मैंने देखा कई लोग उसी में पड़े रहते हैं। तो निद्रा पूरी होनी, एक अच्छी नींद 6-8 घंटे की होना जरूरी है एक शक्ति के लिए। तो अच्छी नींद ले लीजिए। खान पान में अपना फल और सलाद अपना जो है ज्यादा प्रयोग करिए। खाना समय से खा लीजिए। बहुत फास्ट फूड, नमक, चीनी का सेवन कम करिए। तो ये गुणमंत्र पहले हमारे पूर्वज और गांव वाले सब बड़े बूढ़े बताया करते थे, उसका पालन भी करते थे पहले। धीरे धीरे ये चीजें चली गई। आजकल देखिए दिनचर्या ऐसी हो गई कि चलने फिरने का समय किसी के पास है नहीं, एक्सरसाइज का। डाइट में सब फास्ट फूड ऐप आ गए, जो बैठे घर बैठे मंगा लीजिए तुरंत, आइसक्रीम, पिज्जा, मुर्गा, बिरयानी, मटर पनीर, शाही पनीर सब घर आ जा रहा है। जी जी। तो घर पे वो पौष्टिक खाना बन नहीं पा रहा। तो मूल मंत्र वही है जो पहले बड़े बूढ़े बता गए। उनकी बातें आप देखिए ना, तो पहले यही था कि घर में सलाद और मौसमी फलों का बहुत सेवन होता था। गर्मियों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो भी था सब खाते थे। आम का सेवन अपना सीजन के हिसाब से। अब सारी चीजें धीरे धीरे, फल फूल और ये ताजी सब्जियों का सेवन कम हो गया, और घी तेल का इस्तेमाल भी कम करें। बाकी चीजें ये हैं कि भाई इन चीजों को ध्यान रखेंगे, यही मूल मंत्र है। कितना इसको आदमी फॉलो कर पाते हैं अलग बात है, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और समय पर, जैसे मैं बताया, कोई बीमारी है तो भाई समय से उसकी जांच करके उसका इलाज कर लें। मालूम है मधुमेह है, मालूम है ब्लड प्रेशर है, तो दवा नियमित रूप से खाएं, अपने डॉक्टर से मिलते रहें। कई बार क्या होता है, लोग दवा खाते हैं तो बीपी शुगर ठीक हो गया तो अपने आप बंद कर देते हैं।
कि अब तो हमारा ठीक हो गया, अब दवा खाने की क्या जरूरत है। लेकिन कंट्रोल इसीलिए हुआ कि आप दवा खा रहे थे, आप दवा बंद कर देंगे फिर बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान। धन्यवाद सर।